हेलो स्टूडेंट्स, जैसा आप देख रहे हैं कि आज हम व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कोरेस्पोंडेंस के अंदर पढ़ रहे हैं प्रबंध का कार्य क्षेत्र अथवा प्रबंध के भेद। यानी कि प्रबंध का प्रयोग कहाँ कहाँ पर हो सकता है, इसका हम प्रयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं। जैसे सबसे पहले है आपका उत्पादन प्रबंध। यानी कि अगर हम किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उसके अंदर भी प्रबंध की आवश्यकता होती है। जैसे आप पढ़ रहे हैं कि उत्पादन के क्षेत्र में प्रबंध द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि किसी वस्तु का कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, किस किस्म की वस्तु बनाई जाए, उत्पादन संयंत्र की व्यवस्था किस प्रकार की जाए। उत्पादन को बाजार मांग के आधार पर समायोजित करना उत्पादन प्रबंध का मुख्य कार्य होता है कि कितना उत्पादन करना है, कैसा उत्पादन करना है, किस प्रकार का करना है और उसकी लागत को किस प्रकार से कम किया जाए। यही आपका उत्पादन प्रबंध है। अगला है आपका वित्तीय प्रबंध। वित्तीय प्रबंध का मतलब है कि लेन देन के मामलों में प्रबंध को कैसे अपनाया जाए। जैसे आप पढ़ रहे हैं कि वित्तीय प्रबंध में वित्त का एकत्रीकरण तथा इसका लाभपूर्ण ढंग से नियोजन आदि क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं। वित्तीय प्रबंध का कार्य वित्तीय संतुलन को बनाए रखना होता है। वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत वित्तीय आयोजन, वित्त एकत्रीकरण, वित्त विनियोजन, वित्त नियंत्रण, लेखापालन, बजटीय नियंत्रण, सांख्यिकीय नियंत्रण आदि कार्यों को सम्मिलित किया जाता है। अगला है आपका क्रय प्रबंध। क्रय प्रबंध का मतलब है कि माल को खरीदते समय कितना माल खरीदना है, कैसा खरीदना है, माल के आदेश किस प्रकार देने हैं, इन सब बातों को देखने के लिए भी क्रय के अंदर प्रबंध का प्रयोग किया जाता है। अगला है आपका कार्यालय प्रबंध कि कार्यालय की व्यवस्था किस प्रकार की होगी। जैसा आप पढ़ रहे हैं कि इसमें लिखा है कि आज कार्यालय प्रबंध का महत्व बहुत बढ़ गया है, इसी कारण इसे प्रबंध का प्रमुख कार्य क्षेत्र माना जाने लगा है। प्रत्येक विशिष्ट कार्य के लिए एक विशेषज्ञ की नियुक्ति कर दी जाती है, अतः इन विभिन्न विशेषज्ञों के कार्यों में समन्वय लाने की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त कार्यालय के अनेक कार्यों जैसे संदेश वाहन, अभिलेख व्यवस्था, समय लेखांकन आदि के नियोजन व नियंत्रण के लिए भी कार्यालय प्रबंध आवश्यक है। अगला है लेखांकन प्रबंध। लेखांकन प्रबंध तो आप अकाउंटेंसी के अंदर पढ़ते ही हैं कि लेखा करते समय हम प्रबंध का प्रयोग कैसे करते हैं। कि व्यवसाय के कंपनी स्वरूप की उन्नति के साथ साथ लेखांकन प्रबंध का महत्व बढ़ता जा रहा है। कंपनी से संबंधित विभिन्न पक्ष जैसे अंशधारी, ऋणपत्रधारी, विनियोक्ता, लेनदार, बैंक आदि लेखांकन का निरीक्षण करते हैं। इसके अतिरिक्त कानून में जटिलता बढ़ने तथा सरकारी करों जैसे आयकर, उत्पादन कर, बिक्री कर आदि के भुगतान के लिए भी लेखांकन की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि प्रत्येक लेन देन जो हम कर रहे हैं, चाहे वो टैक्स का भुगतान हो, चाहे वो कॉस्ट अकाउंटिंग हो, चाहे वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो, कोई सी भी अकाउंटिंग हो, उसके अंदर प्रबंध की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। अगला है विपणन प्रबंध, मार्केटिंग मैनेजमेंट। यानी कि हम अपने माल की बिक्री को कैसे बढ़ाएं, बाजार में अपने प्रोडक्ट की डिमांड को कैसे बढ़ाएं, यही है आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट। जैसा आप पढ़ रहे हैं कि आज प्रतिस्पर्धा का युग है, इस कारण विपणन प्रबंध का महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। विपणन अनुसंधान की सहायता से विपणन प्रबंध ग्राहकों की रुचियों, प्राथमिकताओं एवं आदतों का पता लगाया जाता है। तत्पश्चात इन बातों का उत्पादन में ध्यान रखा जाता है। उत्पादन के पश्चात माल को उचित स्थान, उचित समय तथा उचित मूल्य पर पहुंचाया जाता है ताकि ग्राहक उसे खरीदकर संतुष्टि प्राप्त कर सके। अगला है सेवी वर्गीय प्रबंध। इसमें श्रम शक्ति का पूर्वानुमान लगाना, चयन करना, कार्यभार सौंपना, प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, पदोन्नति तथा पदावनति करना, हस्तांतरण करना,
सेवानिवृत्ति करना और छटनी करना। यानी कि हम किन किन कर्मचारियों की नियुक्ति करें, किस प्रकार नियुक्ति करें, उन्हें कौन कौन से कार्य दें, उनसे किस प्रकार से कार्य लें, उनके किस प्रकार संगठन बनाया जाए, यही है आपका सही वर्गीय प्रबंध। अगला है विकास प्रबंध, डेवलपमेंट मैनेजमेंट। प्रबंध के क्षेत्र में संस्था की विकास संबंधी योजनाओं को बनाया व क्रियान्वित किया जाता है। इसके अंतर्गत सामग्री, मशीनों, औद्योगिक प्रक्रिया आदि संबंधित शोध कार्य किया जाता है। यानी कि अर्थात सामग्री कैसी होनी चाहिए, मशीन कैसी होनी चाहिए और संस्था की प्रक्रिया किस प्रकार की होनी चाहिए कि माल किस प्रकार से बनाया जाए। अगला है अन्य प्रबंध। अन्य प्रबंध में संस्थागत प्रबंध है, परिवहन प्रबंध है, मेंटेनेंस अर्थात अनुरक्षण प्रबंध है, रिटेल मैनेजमेंट फुटकर प्रबंध है और चिकित्सा प्रबंध है। चलिए अगला है प्रबंध की सीमाएं अर्थात प्रबंध के दोष। जैसा आप पढ़ रहे हैं कि प्रबंध सार्वभौम होते हुए भी सीमाओं से मुक्त नहीं है। सामाजिक विज्ञान होने के कारण इसके नियम ध्रुव सत्य नहीं है, वे स्वच्छ मान्यताओं पर आधारित होते हैं। प्रबंध विज्ञान की प्रमुख सीमाएं निम्नलिखित हैं। जैसे परिस्थिति अनुसार परिवर्तन आवश्यक है, यानी कि जिस प्रकार आपका व्यापार बढ़ता है, घटता है और जिस प्रकार का व्यापार होता है उसी तरह से आपको अपने प्रबंध के अंदर भी परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है। यानी कि आप 10 साल पहले विचारधाराओं पर चल रहे हैं तो इससे आपका व्यापार नहीं चल रहा है, चल पाएगा। यानी कि आज के टाइम के हिसाब से अपने प्रबंध को सुधारना पड़ेगा, जब भी आप चला पाएंगे, अन्यथा नहीं। अगला है प्रबंध सिद्धांत परिवर्तनशील हैं। इसका मतलब यह है कि प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं वे परिवर्तनशील होते हैं, यानी कि उनको समय समय पर बदला जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जहाँ पर एक व्यक्ति को हमने लगा दिया, इसका मतलब यह नहीं है कि वो व्यक्ति हमेशा वही काम करेगा। जिस व्यक्ति को जो कार्य सौंप दिया हमेशा वो व्यक्ति वही कार्य करेगा। जिस प्रकार हमने जो कार्य 10 साल पहले किया था, इसका मतलब यह नहीं है वो कार्य आज भी वैसे ही होगा, यानी कि समय समय पर उस पर बदलाव होने चाहिए। अगला है प्रबंध मानवीय आचरण से संबंधित होने के कारण इसके विकास में कठिनाई होती है। यानी कि प्रबंध पूर्णतया मानव के व्यवहार से संबंधित होता है, इसलिए कुछ विचारकों का मानना है कि इसे लागू करने में कठिनाई होती है। जैसे आप पढ़ रहे हैं कि ओलिवर सेल्डन के शब्दों में जहां भी मानव से संबंध होगा प्रबंध विज्ञान के सिद्धांत व्यर्थ सिद्ध हो सकते हैं। यानी कि अगर विचारकों का मानना है अगर यह व्यक्तियों से संबंधित होगा तो यह असफल भी हो सकता है, अगर प्रत्येक व्यक्ति इसके अंदर पूरा सहयोग नहीं करते। अगला है प्रबंध नौकरशाही को प्रोत्साहन देता है। यानी कि प्रबंध का मतलब है दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की कला। तो विचारकों का मानना है कि प्रबंध के द्वारा हम दूसरे व्यक्तियों को अपना नौकर बनाते हैं या फिर दास बनाते हैं और जिससे नौकरशाही को बढ़ावा मिलता है। अगला है सुदृढ़ व स्थिर मापदंडों का अभाव। यानी कि प्रबंध को अपनाने के लिए जो प्रबंध के नियम बनाए गए हैं उनको नहीं अपनाया जाता, या फिर आप कह लीजिए इसके कुछ ऐसे मापदंड नहीं हैं जो सभी के लिए लाभदायक हो। अगर प्रबंध का पूर्णतया पालन किया जाए तो हो सकता है वह अंशधारियों के, मालिकों के, स्वामियों के पक्ष में है, लेकिन जो वहाँ पर कर्मचारी हैं उनके पक्ष में नहीं है। यानी कि प्रबंध ऐसा होना चाहिए जो सभी के पक्ष में हो, चाहे वो सबसे ऊपर का व्यक्ति हो और चाहे सबसे नीचे का व्यक्ति हो। अगला है निजी हित तथा विशिष्ट प्रतिफल की आकांक्षा। प्रबंध के द्वारा कुछ व्यक्ति, कुछ अंशधारी अपने निजी हितों को साधते हैं, निजी हितों के लिए कार्य करवाते हैं और वे एक
कम से कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन करना चाहते हैं, जिससे उनकी डिमांड, उनके माल की डिमांड मार्केट में बढ़े और अधिक से अधिक लाभ हो। लेकिन ऐसा करने में उसे माल की गुणवत्ता को कम करना पड़ेगा और हो सकता है कि कर्मचारियों से, मजदूरों से, लेबर से अधिक कार्य करवाना पड़े। यानी कि अगर कोई व्यक्ति 1 घंटे में 10 वस्तु का उत्पादन करता है तो प्रबंध के द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि वह व्यक्ति 1 घंटे में 20 वस्तु का उत्पादन करे, जिससे उस वस्तु की लागत कम से कम आए। धन्यवाद।